नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में, जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। आज हमारे साथ हैं लेफ्ट के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम सीताराम येचुरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार, थैंक यू। मिस्टर येचुरी जी, मेरा पहला सवाल है कि आज लॉकडाउन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इस पीरियड को कैसे देखेंगे? अगर एक एक करके मैं चलूँगी, सामाजिक न्याय के हिसाब से अगर मैं पूछूं, इसकी शुरुआत मैं इसी से करूंगी कि कैसे देखेंगे इस 1 महीने के पीरियड को? कौन सी न्याय? आर्थिक न्याय के खिलाफ? सामाजिक न्याय मैंने पूछा, सामाजिक न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पीरियड है पूरा, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरे पीरियड के लिए हो सकता है कि लॉकडाउन अनिवार्य था, लेकिन उस लॉकडाउन के लिए तैयारी करने की ज़रूरत थी और लोगों को भी उसको तैयार रखने की ज़रूरत थी। 4 घंटे के अंदर नोटिस देकर आप इस तरीके की लॉकडाउन कर दी, तो इसके चलते हुए बहुत ही आतंक और बहुत ही अनिश्चितता फैली और ये सब काबू में आ सकता था। और इसके चलते हुए हुआ क्या कि गरीब और ख़ास तौर पे अपने माइग्रेंट लेबर जो बाहर से आए हुए हैं और देश के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, रोडों पे पेमेंट पे सोते हैं, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर असर पड़ा। और वे भूखमरी के चलते हुए बेघर होने की वजह से उनके लिए जो इंतज़ाम करनी चाहिए थी पहले, वो ना होने की वजह से सामाजिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने गरीबों के ऊपर इसका बहुत बड़ा जुल्म पड़ा। लेकिन बीमारी से बचना है सबको, बिल्कुल बीमारी से तो बचना है सबको। बचाने के लिए लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि उस समय को इस्तेमाल करिए, आप टेस्टिंग करिए, आप इसका मूल्यांकन करिए कौन से इलाके में फैल रहा है, उन इलाकों में कड़ी पाबंदियां रखिएगा आप, बाकी जगह पर सामान्य व्यवस्था को चलने दें। तो अगर कुछ इंतजाम करते हैं आप, विदेश से हमारे लोगों को ले आए, बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, तो देश के अंदर हमारे मजदूर जो है अपने घर वापस भेजने के लिए क्या हम व्यवस्था नहीं कर सकते? लेकिन मिस्टर येचुरी, अब तो सरकार खुलकर इस बात को कह रही है। परसों की जो इनकी ब्रीफिंग थी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसमें भी इस बात को कहा गया कि इस लॉकडाउन के पीरियड को सरकार ने इस्तेमाल किया जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे पेप अप करने के लिए, और ये मान रहे हैं कि उनके पास प्रिपेयर्डनेस नाम की कोई भी चीज़ सरकार के पास नहीं थी और इस लॉकडाउन के पीरियड को उन्होंने प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया है। संक्रमण कम होना इज़ वन एस्पेक्ट, but they have used this period to prepare themselves. No, you see, any preparation या कोई अपना तैयारी के लिए तैयारी होनी चाहिए थी पहले लॉकडाउन से ना। लॉकडाउन को इस्तेमाल करना चाहिए आपको इफेक्टिवली, तब तो इस तैयारी के आधार पर आप जो है टेस्टिंग करते, आपके हॉस्पिटल फैसिलिटीज को आप बढ़ाते, आपके हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको प्रोटेक्टिव गियर देते। पहला केस आया आपका 30 जनवरी को केरल में। केरल में ये तैयारियां शुरू हो गई थी वो केस आने से पहले 25 जनवरी से। लेकिन यहाँ पर हमने कोई शुरुआत नहीं की। अब सरकार की लोग खुद मान रहे हैं कि आप मार्च के 24-25 तारीख तक कोई आपने इसके लिए इंतजाम नहीं किए। तो ये लैक ऑफ प्रिपरेशन जो है ये बहुत भारी महंगा कमजोरी है मिस्टर येचुरी, और ये कमजोरी रहा। मिस्टर येचुरी, लैक ऑफ प्रिपरेशंस के लिए सरकार को दोषी ठहराना बिल्कुल सही है। एक विपक्षी पार्टी का आप पूरा रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स जो कोरोना का इन्फेक्शन था वो सबके सामने था, चाहे वो सरकार के सामने हो चाहे विपक्षी पार्टीज के सामने हो। सरकार की चलिए अभी गलती आसानी से कही जा सकती है कि उन्होंने कुछ प्रिपरेशंस नहीं की, लेकिन क्या बाकी जो विपक्षी पार्टीज थी उनके तरफ से भी कोई ना कोई भूल रही होगी, या उन्होंने सरकार को अलर्ट नहीं किया टाइम पर, क्योंकि वो सारा टाइम इस्तेमाल हो रहा था किसी और दिशा में? देखिए, ये इसके बारे में बाकी पार्टियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। मैं इतना तो कह सकूंगा कि जहाँ तक हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको पहले दिन से जब आगे दिसंबर के 30 तारीख को पहला ये जो केस आया, एक सरकार जो हमारी है केरल में, हमने उस सरकार के माध्यम से जो भी व्यवस्था करने की शुरुआत हमने जनवरी महीने से ही कर ली। और क्योंकि सबसे ज्यादा लोग विदेश में रहते हैं, काम करते हुए, पढ़ने गए हैं, ये जो केरला स्टेट से ज्यादा लोग हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर आप देखें, तो उन लोग जब वापस आएंगे खतरा था कि ये बीमारी को साथ लेकर आएंगे, इस इन्फेक्शन को। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए
तैयारी करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, कहाँ गए वो, किन किन से मिले वो, इस तरीके से वैज्ञानिक आधार पर हम जो है ये तैयारियां कर चुके थे और केंद्र सरकार से भी यही आग्रह कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार का प्रीऑक्यूपेशन उस समय रहा, आप जो है नमस्ते ट्रंप को ऑर्गेनाइज करने में, या आप पार्लियामेंट भी चला रहे थे और आपकी शपथ ग्रहण करवाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आप देख रहे हो हालत क्या हो रही है भोपाल में और इंदौर में। अब ये सब जो है उनके ध्यान कहीं और रहने की वजह से हम समझते हैं कि बेशक हम ये वार्निंग देते हुए आए हैं, उसके बावजूद भी ये तैयारियां नहीं हुई है। ये अफसोस की बात, हमारी तीव्र क्रिटिसिज्म जो है सरकार की ये है बात। मिस्टर येचुरी, जो एक्सोडस हमने देखा मजदूरों का, जिस तरह से पलायन देखा गया कि वो शहर से गांव की ओर जा रहे थे, पार्टीशन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई कि जिस तरह से उस समय लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, उस तरीके की इमेजेस सामने आई। स्टावेशन, यहाँ यानी कि भूख से मरते हुए लोग सामने नजर आए। आज सरकार को दोष देना तो आसान है, लेकिन इसे वाकई में किसकी विफलता मानेंगे? कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में, ना सिर्फ मोदी सरकार की बल्कि इतने सालों की जो पॉलिसी मेकिंग है, क्या उसको भी आप दोषी ठहराएंगे? जी बिल्कुल, मतलब लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। अब वो जनता कर्फ्यू की ऐलान किया था 22 मार्च, और 22 मार्च को जब वो ऐलान हुआ था, उसी समय हमने प्रधानमंत्री महोदय को भी, सरकार को भी, और बाद में उनसे कोई जवाब नहीं आया तो राष्ट्रपति महोदय को भी हमने कहा कि अगर इस तरीके की लॉकडाउन करवानी है आपको, तो सबसे पहले उस समय हमें कहा था सबको जो आपके जनधन के लोग हो, बीपीएल कार्ड होल्डर्स हो, जो जितने भी गरीब के जो भी आंकड़े आपके पास है, उन सबको 5,000 रुपये नकद बैंक ट्रांसफर करवाइए, और ये आपके पास 7.5 करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है एफसीआई के गोडाउनों में। उस अनाज को आप राज्यों तक भेजिए ताकि भूखे को अनाज मिल सके। ये दोनों काम अगर लॉकडाउन से पहले होते तो इतने बड़े तादाद में ये एक्सोडस जो आप कह रहे हैं वो नहीं होती। जब उनको एक्सोडस हो क्यों रहा था? उनको खाने के लिए सुविधा नहीं थी, पैसे नहीं थे हाथ में, तो घर पे जा रहे थे वापस, और कोई चारा नहीं था उनके पास। वो देते आप तो ये एक्सोडस नहीं हो सकती, या उसको कंट्रोल कर सकते थे हम। लेकिन येचुरी साहब, कमी कहाँ पर है? क्योंकि सरकार हर दिन इस बात को कहती है कि अनाज पर्याप्त मात्रा में है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूखे नजर आ रहे हैं। वही तो है कमी, जिनको चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रहा है अनाज। क्या करेंगे आप? वो सड़ते हुए आपके गोदामों में, या चूहे खाएंगे। लेकिन इंसान जो भूख से तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए आप ये साधन पहले क्यों नहीं करवाया? या लॉकडाउन शुरू होने के बाद भी आप स्पेशल ट्रेन्स करके आप इसको ट्रांसपोर्ट करते स्टेट्स को, और वहाँ पर जो है इसका बंटवारा होता हर स्टेट में, वहाँ पर वो आदेश देती सरकार, तो ये संभव था। ये जो पूरा का पूरा कैओस जो हुआ है, इसको हम इसके ऊपर अंकुश लगा सकते थे। येचुरी जी, एक और जो चीज़ सामने देखने को मिल रही है, और अगेन सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है कि एक देश में एक नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस होता है, लेकिन रूल्स दो तरीके के हैं। स्टूडेंट्स का जहां तक सवाल है, स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है उनके राज्यों में, और उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन जहां तक मज़दूर हैं वो बेचारे जहां पर हैं वहीं पर हैं, और उनको एक बहुत बड़ी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को, जो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामने नज़र आ रहा है और बिल्कुल सबके सामने होता हुआ दिख रहा है, कुछ राज्य सरकारों ने अपने लोगों को बुला लिया है। नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो बिल्कुल अड़ी हुई है कि नहीं, जब तक लॉकडाउन रहेगा तो वो किसी भी लॉकडाउन रूल का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी दुविधा है सरकारों के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। आपकी पार्टी से भी मैं यही सवाल करूँगी कि इस इशू को कैसे उठाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, ये समझना चाहिए हमें नीलू जी, कि कोरोना वायरस जो है वो किसी इंसानों के बीच में फर्क नहीं करता। वो किसी को भी लग सकती है, टाटा को, अंबानी को, हमें, आपको, गरीब को, किसी को भी। लेकिन ये व्यवस्था जो शोषण के आधार पर ये व्यवस्था टिकी हुई है, वो जो है ये भेदभाव करती है, और वो भेदभाव के अंदर सबसे बड़ा निशाना होता है जो जिसका बोझ उठाना पड़ता है उसको, सबसे गरीब और सबसे शोषित जनता। यही पूंजीवाद का नियम है, यही उसका रिवाज है, और उसी व्यवस्था में हम हैं आज।
तो इसलिए ये इंतज़ाम, अगर आप कहेंगे विदेश में जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं, तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज़ भेज सकते हो आप। अपने गरीब मज़दूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतज़ाम नहीं करोगे आप। ये बात है ना सामाजिक दुविधा का। ये है सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये शोषण का परिणाम। इसलिए हम कहते हैं कि ये नारा जो दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग, ये गलत है। फिजिकल डिस्टेंसिंग कहिए और सोशल सॉलिडारिटी कहिए। तो आपके कहने का और मतलब है ये कि solidarity अपने नहीं देश सही है। भारत जैसे देश के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग जैसा जो डेफिनेशन है वो लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए आप, और सोशल सॉलिडारिटी चाहिए हमें, एकजुटता चाहिए लोगों के बीच में। समझिए, इसके अंदर हम जीत हासिल तभी कर पाएंगे सब मिलजुल कर लड़ेंगे। लेकिन सोशल सॉलिडारिटी येचुरी जी की तो थी पूरे देश ने थाली बजाकर और तालियां बजाकर। सोशल सॉलिडारिटी ही तो थी वो। सोशल सॉलिडारिटी वो नहीं होता है ये सोशल सॉलिडारिटी ये होता है, आप ताली बजाइए, कैंडल जला लीजिए, दिए जला लीजिए, वो सोशल सॉलिडारिटी नहीं। सोशल सॉलिडारिटी ये है कि आप भूखा मरते हुए देख रहे हो, आपके पास अनाज पड़ा हुआ है आपके गोडाउनों में, वो नहीं बांटते हो आप। जी। ये है सोशल सॉलिडारिटी ना होना। तो आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि जो मजदूरों की बात अगर मैं करूं, आपके हिसाब से ट्रेन्स चलानी चाहिए और जहां भी मजदूर फंसे हुए हैं उन ट्रेन्स में उन मजदूरों को बिठाकर उनके राज्यों में भेजना चाहिए। और ये लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस को पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनाइए उन सबको, और जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर 14 दिन की क्वारंटीन में रहेंगे, उनकी आप जो है टेस्टिंग करवाइए, और ये सब पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए ये काम करिए ताकि वो जिंदा रहें। ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग मरे भूख से और बाकी कारणों से। ये व्यवस्था मंजूर नहीं है देश को। तो आप कह रहे हैं कि ट्रेन्स चलाना चाहिए लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग को पूरा मेंटेन करते हुए। चलिए, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। सीताराम येचुरी से हमारी बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के उस पार। अभी लौट कर आती हूँ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ है लेफ्ट के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी। येचुरी जी, जो अभी आपने कहा कि सोशल सॉलिडारिटी की बात कही थी और आपने फिर साथ में पूंजीवाद की बात की। मेरा जो सवाल है, और इस बीच में कई ऐसे आर्टिकल सामने आए हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि जो कैपिटलिस्ट जो रजीम है उसको कहीं ना कहीं सोशलिज्म से रिप्लेस करने की बारी अब आ गई है? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है, चाइना ऐसे देश में भी देखिए जहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिश्रण देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा एक पॉलिटिकल दिशा है वो क्या भारत में ही नहीं बल्कि क्या पूरे देश, पूरे विश्व में क्या बदलती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, पहले ही आना चाहिए था बदलाव, तब जो है इतनी तबाही नहीं होती। अब आप देख लीजिए, चीन हो या आपका वियतनाम हो या क्यूबा हो या कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, सिंगापुर हो, यहाँ पर सब जगह पर जहाँ पर एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, और वहाँ पर जो है आप देखते हैं कि इस कोरोना वायरस से निपटने में वो कामयाब हुए हैं। और ऐसे जगह पर जहाँ पे वो शुरुआत में आई थी जिसको किसी को समझ में नहीं आया ये है क्या चीज़, और उसी के अंदर समय भी लगा चीन के अंदर कि ये किस तरीके से की बीमारी फैल रही है, और उसके अंदर WHO को और चीन को मिलकर तकरीबन 2-3 हफ्ते लग गए इसको आइडेंटिफाई करने में। कभी कह रहे थे अब न्यू कोरोना वायरस, कभी कह रहे थे नोवल कोरोना वायरस। ये कोविड का नाम आते आते तकरीबन 1 महीने लग गया, पता नहीं था ये कौन सी बीमारी है, कौन सा जानवर है, ये आ गया। अब ये पता चलने के बाद जो व्यवस्था जो की है, तो उससे साबित होता है जिन देशों के अंदर एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम में जो पूंजीवादी व्यवस्था कभी नहीं दी। अमेरिका के अंदर आज पूरा का पूरा हेल्थ सर्विसेज आपके प्राइवेट, इंश्योरेंस जिसके पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, अगर सर दर्द के लिए भी उसको दवाई नहीं मिलती। अब अगर ऐसी व्यवस्था में ज्यादा लोग वहां पे जा रहे हैं, अफसोस की बात है। आखिर जानी तो है इंसानों की जो जा रही है, और सबसे अमीर देश दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है मिस्टर येचुरी, अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनका इंश्योरेंस होगा, और अगर उन पर कोई अटैक होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और उस पर 2 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है। और सरकार को इस चीज़ को लाने में 1 महीना लग गया। 22 मार्च को हमने डॉक्टर्स के लिए ताली बजाई थी, थालियां बजाई थी, कैंडल्स जलाए थे, और ठीक 1 महीने बाद एक ऑर्डिनेंस आया। तो आप इसे कैसे देखेंगे? इज इट अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट, या क्योंकि मुझे याद है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा उस दिन कि किसी भी सरकार ने इसके बारे में पहले नहीं सोचा। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एक जर्नलिस्ट ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 70 सालों में कभी इसके बारे में नहीं सोचा गया जो आज मोदी सरकार सोच रही है। अरे साहब, ये बातें कई बार सोची गई। कई मुल्क है दुनिया के अंदर जिनके पास इस तरीके के कानून है, और सबसे पहले उस समय जब ये ताली बजा रहे थे, हम सब लोग दिए जला रहे थे, उस समय उसके बाद कितने हमले हुए हैं आपके डॉक्टरों पे, हेल्थ वर्कर्स पे, तब भी नहीं समझी सरकार। अब कह रहे कि पहली बार समझ रहे, कोई समझना बड़ी देर हो गई उनको। और इससे भी पहले जरूरत क्या थी? सबसे पहली बात कि आपके हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्टिव गियर दीजिए, आप उनको बचने के लिए खुद दीजिए। अगर हेल्थ वर्कर खुद इसके शिकार बन जाता है तो आपको और हमको ट्रीट करने वाला कौन है? तो इससे बचना है, वो प्राथमिकता था, वो नहीं किया सरकार ने। आज तक जितने चाहिए आपको, जो PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आज तक नहीं है पूरा जितना चाहिए आपके पास। बिल्कुल। तो आप ये ऑर्डिनेंस आज लिया है, यह अच्छी बात है कि कानूनी तौर पर उनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस कानून को भी जिस तरीके से बनाया गया, इसके अंदर कुछ प्रावधान है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। हमने सतर्क किया सरकार कि इन प्रावधानों को हटाइए आप, क्योंकि इसके नाम पर फिर वही आपकी जो सोशल जो डिस्टेंसिंग के आधार पर जो टारगेटिंग जो होती है, वो टारगेटिंग ना हो, हैरेसमेंट ना हो, उस तरीके के स्कोप जो है मिसयूज का जो है, वो प्रावधान को हटाइए आप। 3C 3D है उसके अंदर, लेकिन कानून रहे उनकी सुरक्षा के लिए, अच्छी बात है। ये पहली बार सोचना नहीं है, देर आई ये बात, बिल्कुल ये बात आई देर से, लेकिन अब उनको सबसे पहले PPE दीजिए और ये प्रोटेक्शन दीजिए।
चलिए, अभी तो पीपीईज अभी आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स को कहा जा रहा है, टेस्टिंग किट्स को लेकर कहा जा रहा है कि अभी आई है, उस पे उसकी क्वालिटी पे भी बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल येचुरी जी आपसे है कि लॉकडाउन और डिमोनेटाइजेशन दोनों में बहुत समानताएं लोगों ने देखी है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी, जिस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया गया, उसका जो इम्पैक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो मोदी सरकार की जो एक इमेज थी, जिस तरह से उन लोगों ने अपने आप को ब्रांड किया, वो ये कहा कि इट्स अ प्रो पीपल गवर्नमेंट, इट्स अ प्रो पुअर गवर्नमेंट। लेकिन लॉकडाउन आते आते अगर आप 1 महीने की लॉकडाउन की अगर जर्नी देखें तो क्या आज मोदी सरकार एक अपर मिडिल क्लास गवर्नमेंट जैसी साबित हो रही है? नहीं, अपर मिडिल क्लास गवर्नमेंट भी नहीं, प्रो पुअर तो है ही नहीं। एक और समानता है डिमोनेटाइजेशन और इस लॉकडाउन पे कि हर दूसरे दिन जो है वही नियम बदलते रहते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन में बदला, हर 2-2 दिन में नए नए नियम आते हैं, पुराने नियम को हटा दिए जाते हैं। यानी सरकार को भी पता नहीं किस आधार पर, कौन सी प्लान पर, कौन सी योजना पर आप चल रहे हैं, और इससे जो है और अराजकता फैल रही है। और ये मैं कहता हूँ, ये किसी के अल्टीमेटली सबसे धनी लोगों के अलावा, सबसे हमारे देश के अंदर सबसे धनी लोगों के अलावा आखिर मिडिल क्लास पर भी इसका असर पड़ रहा है। बताइए, आप ही के मिडिल क्लास तो आप लोग भी हैं, मीडिया में जो काम करने वाले सभी, कितने पे कट कितना हुआ, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों को ये नौकरियां वापस मिलेगी इस लॉकडाउन के बाद, और कितने मिडिल क्लास के लोग हैं जो लोन्स दे रखे हैं, वो लोन की किस्ती का समय आ गया रीपेमेंट का। लेकिन मीडिया वालों की इस वो अगर नहीं दोगे आप, मीडिया वालों के साथ जो ये येचुरी जी ट्रेजेडी हुई है, उस पर तो सरकार ऐसा लगता है बात ही नहीं करना चाहती कि क्या हो रहा है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। नजरअंदाज कर बैठी जी। हमने क्या मांग किया? आप कह रहे थे सरकार को पहले से क्यों नहीं सूचना दी? हमने ये सब बातें सूचना दी सरकार को पहले, लॉकडाउन से पहले से। लेकिन बहुत येचुरी जी, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस समय हो रहा है, उसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि ये डेलिबरेटली कर रही है सरकार, किसी न किसी बहाने एक इंडिपेंडेंट मीडिया को सरकार खत्म करना चाहती थी, और इसलिए अब उन्हें एक बहाना मिल गया है और बहुत ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज है उनके लिए कि लोगों की नौकरियां खत्म करो और जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको सड़क पर लेकर आओ। देखो, इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज में क्या आप बिलीव करते हैं? एक बात मैं आऊंगा उस पे, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मिडिल क्लास की सरकार आप जब कह रहे थे, मिडिल क्लास को अगर आप बचाना है, किसी भी सरकार जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर्स के लिए आपको सरकार को प्रावधान करनी पड़ेगी, वो 3 महीने तक ना पे कट होगा, ना आपकी नौकरी जाएगी। डेनमार्क जैसे देशों ने 80% ऑफ द वेज बिल की गारंटी ली सरकार ने, बिल्कुल, और हर एम्प्लॉयर को कहा कि यू कैन नॉट सैक एनीबॉडी, यू कैन नॉट डू ए वेज कट। अगर ये प्रो मिडिल क्लास सरकार होती तो ऐसे काम करती जो सुझाव हमने दिया। लेकिन येचुरी जी हर चीज जाकर दूसरी सवाल पे आ रहा हूँ, आपके दूसरी सवाल पे, अच्छा हाँ बोलिए, दूसरी सवाल पे आ रहा हूँ, जहाँ तक मीडिया के सवाल है। देखिए, सब जाते सरकार के कुछ फेवरेट मीडिया चैनल्स हैं, सरकार के कुछ नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल मीडिया का ये इंडिपेंडेंट मीडिया जो हो रहा है, अफसोस की बात है, मैं कह रहा हूँ बड़ी अफसोस की बात है, आज अमेरिका जैसे जगह पर भी मीडिया की इंडिपेंडेंस अपने देश के तुलना में बेहतर नजर आती है। ये बात कहने में बड़ी दुख हो रही है हमें, और बड़ी अफसोस की बात हो रही है, लेकिन वो असलियत। तो मीडिया का इंडिपेंडेंस अगर हटा दे तो सवाल इस कोरोना वायरस से लड़ने की बात, कमजोर रहने की बात। आपको मैं अभी इंटरप्ट कर रही थी, मेरा सवाल ये था कि एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो सरकार ने अनाउंस किया, वो सबके सामने है कि वो नाकाफी है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें कितनी पैडिंग अप थी। मैंने जितने भी लोगों से सरकार के अंदर बात किया, चाहे सरकार के बाहर जो बैठे लोग हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी पैडिंग अप किया है और जिस तरीके का पैकेज होना चाहिए था नहीं हुआ है। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पैकेज आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, कि उनकी सर्वाइवल पर बात आ गई है। ऐसे में कैसे सर्वाइव करेगी इकोनॉमी, और जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो कैसे तय होगा आगे का? भाई देखिए, इसी के लिए सरकार को इंटरवीन करना होगा फाइनेंशियल पैकेजेस के साथ। ये पैकेज तो लागू भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपके पास अब जो है, आप हजारों करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर रहे हो एक निजी फंड में, और आज फिर स्पष्टीकरण की इस फंड का कोई ऑडिटिंग नहीं होगा। आप पीएम केयर्स की बात कर रहे हैं?
हाँ, पीएम केयर्स की बात कर रहे हैं। आपकी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एक है जो 1948 से, संविधान बनने से पहले से वो कानूनी स्तर पर वो है और उसके अंदर कलेक्शन होती है, वो ऑडिटेबल है, अकाउंटेबल है। हाँ। अब उसके अलावा ये फंड करने की क्या बात है? अब ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो, अब क्योंकि येचुरी जी इसकी लगाइए ना, येचुरी जी ये पैसा इसकी- लगाइए आपके इंडस्ट्री के अब स्टिमुलस तो के ये लिए। ऑफिशियल उन्होंने कर दिया है सरकार ने कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी ऑडिटिंग नहीं हो सकती। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, आई विश आई कुड हैव जस्ट कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू, लेकिन एक जो मेरा आखिरी सवाल है और जो कि बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो सामने देखा कोरोना के दौरान और इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि जिस तरह से रिलीजियस प्रोफाइलिंग हुई है मुस्लिम्स की, निजामुद्दीन का जो मरकज इवेंट था उसके संदर्भ में, उसमें आपको क्या कहना है? क्योंकि अभी मोदी जी का बयान आया था कि कोरोना वायरस किसी रेस, किसी धर्म को नहीं देखता है, और वो जो स्टेटमेंट बहुत पहले आना चाहिए था वो बहुत दिनों बाद आया है। क्या कहेंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है कि काम होने के बाद वो स्टेटमेंट आते। मरकज का जो भी तहरीक हुई है वो हम समझते हैं गैर जिम्मेदारी था, इस समय पे नहीं होना था। लेकिन उसको परमिशन कैसी मिली? उन लोगों को विदेश से आने कैसे दिए आप? वीजा क्यों दिया सरकार ने? और यही जमात के लिए जो परमिशन मांगी थी महाराष्ट्र में, वो वहां पे उस सरकार ने नहीं दी, तो यहाँ पे कैसे दिया गया? कई सारे सवाल है। बहरहाल इसको छोड़िए, सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल करके एक कौम पर आप जो है इस तरीके से कैंपेन जो कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत गलत है और इसकी दुनिया में निंदा हो रही है। बिल्कुल। आज खाड़ी देशों के अंदर, आपके यूएई में कई सारी जगह पर कुछ इंडियंस को वहाँ पे बर्खास्त कर दिया नौकरियों से। बिल्कुल, माफ करिएगा येचुरी जी, मेरे पास समय की बहुत कम है और आपने कहा कि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप इसी तरीके के इश्यूज जिस प्रबलता से उठाते आए हैं, इन चीज़ों को आप उठाते रहिए। हो सकता है सरकार आपकी बात मान ले और आपके दिए हुए रोड मैप पर चलने की कोशिश करेगी। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।